नमस्कार मेरे YouTube के सभी साथियों को। इंडियन अचीवर्स हर बार की तरह एक बार फिर आपके सामने हाजिर है अपनी नई कड़ी के साथ, अपने नए मेहमान के साथ। और आज हम बात करेंगे हमारे चौथे स्तंभ की। चौथा स्तंभ यानी कि मीडिया। और मीडिया जो दुनिया को दुनिया की खबरें देता है, सच झूठ की पहचान कराता है और सभी को ये बताता है कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है। लेकिन भारत में मीडिया की थोड़ी सी शक्ल अलग सी नजर आ रही है। मीडिया खुद एक खबर बना हुआ है और इसके ऊपर बेहद गंभीर बहसबाजी भी चल रही है कि क्या मीडिया मोदी मीडिया है या गोदी मीडिया है या एंटी मोदी मीडिया है या मीडिया पीठ पत्रकारिता कर रहा है। क्योंकि भारत में मीडिया का स्वरूप एकदम से बाकी देशों से अलग है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाबों के लिए आज हमने एक मीडिया के बहुत बड़े हस्ताक्षर को अपने इस कार्यक्रम में बुलाया है, जो पिछले 40 वर्षों से भी ज्यादा समय से मीडिया की दुनिया में सक्रिय हैं और करीब 30 वर्ष उन्होंने भारत के सभी बड़े मीडिया संस्थानों को अपनी सेवाएं दी। और आजकल वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान, मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन में निदेशक के पद पर हैं। और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गोविंद सिंह जी की। डॉक्टर गोविंद सिंह जी, बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम इंडियन अचीवर्स में। नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत। और हर बार की तरह डॉक्टर विजय गौड़ जो मिनियापोलिस में रहते हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और आज हम एक पत्रकार से सवाल जवाब करेंगे, तो देखते हैं वो उसका किस तरीके से जवाब देते हैं। तो गोविंद जी, मैं शुरू करता हूं आपसे। पहला सवाल मेरा यही है कि आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के निदेशक के पद पर हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप स्टूडेंट्स को बनाते हैं, पढ़ाते हैं और आपका एक अलग से मुकाम है। तो आप आज जो पत्रकारिता हो रही है, क्या आप उससे खुश हैं? और वैसे तो मैं सच बताऊं तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजकल आपके संस्थान के साथ साथ बाकी सभी मीडिया संस्थान किस तरह की पढ़ाई करा रहे हैं? आप सब लोग को मेरा नमस्कार। राजीव जी को नमस्कार, आदरणीय विजय गौड़ जी को नमस्कार, और तमाम जो भी आपके देश विदेश में दर्शक हैं उन सभी को नमस्कार करता हूं। राजीव जी, आपने जो सवाल किया है वो एक तरह से बहुत गंभीर सवाल है। मीडिया की जो स्थिति है देश में आज, उसको लेकर के आपने एक सवाल किया है, और साथ ही आपने जो है वो शिक्षण को लेकर के भी सवाल किया है जी। यहाँ मैं एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं अपने संस्थान का समग्रता में निदेशक नहीं हूं। मैं उसका जो है डीन एकेडमिक अफेयर्स हूं। डीन एकेडमिक अफेयर्स का मतलब है जो उसकी शिक्षा से संबंधित मुद्दे हैं उनकी डे टू डे जो समीक्षा है एक तरह से वो करने की जिम्मेदारी मेरी होती है। और साथ ही साथ एक डिपार्टमेंट है रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, उसका भी मैं कोर्स डायरेक्टर हूँ। जी, तो चलिए मैं माफी चाहता हूँ। जी नहीं, माफी की कोई बात नहीं उसमें। मुझे लगा कि थोड़ा इसको स्पष्ट करना चाहिए। ठीक है जी। तो जो स्थिति है, मतलब मीडिया शिक्षण की, मुझे लगता है कि पहले मीडिया शिक्षण से शुरू करता हूँ जी। हमारे देश में मीडिया शिक्षण जो है वो 1941-42 से शुरू होता है, जब पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सज्जन जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने मिसौरी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से पढ़ाई करके वो आए थे लाहौर, और उन्होंने ये सोचा कि हमारे देश में भी पत्रकारिता की शिक्षा होनी चाहिए ताकि पत्रकार ठीक से पत्रकारिता कर सकें। जी। तो सज्जन थे पृथ्वीपाल सिंह, और पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनको कहा कि आप ये काम शुरू कीजिए, और उन्होंने विधिवत जो है पत्रकारिता की पढ़ाई जो है लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से शुरू की। ओके। तो लेकिन शुरुआत में जो है जो हमारी पत्रकारिता की जो पढ़ाई है वो ये मानती थी कि ये एक स्किल है, यानी पत्रकार होना जो है वो आपके अंदर है। एक थोड़ा बहुत आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, भाषा की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और जो स्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो देश विदेश में, देश समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को सूंघने की शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए।
जी जी जी। तो ये एक मान्यता थी, और इसको तराशने के लिए जो है पत्रकारिता की पढ़ाई होने लगी। जी लेकिन इसको कोई एक अलग से इंडिपेंडेंट विषय नहीं माना गया, क्योंकि आप कोई भी विषय पढ़ करके आइए, वो सब पत्रकारिता में काम आता है। जी जी आप जी साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप पॉलिटिक्स के हैं, आप इकोनॉमिक्स के हैं, आप लॉ के हैं, आप साइंस के हैं, आप किसी भी विषय के जानकार हूं, आप जो है वो पत्रकारिता में आपका महत्व है, जी आपका काम है। तो इसलिए विषय तो दुनिया भर के जो भी हो सकते हैं, ये पत्रकारिता का स्किल आप सीख लीजिए, कौशल सीख लीजिए, तो आप पत्रकार बन सकते थे। गोविंद जी मैं बात काट रहा हूँ। मेरा बेसिक सवाल ये है कि क्या आप आज की पत्रकारिता से खुश हैं, और आजकल क्या पढ़ाया क्या जा रहा है, क्या ये सही पढ़ाया जा रहा है पत्रकारिता? मेरा सवाल उसके ऊपर जी थोड़ा सा और रोशनी डालिए प्लीज। जी जी जी। देखिए, जो आज की पत्रकारिता है उसकी जो स्थिति है वो लगभग वैसी ही है जैसी अन्य तमाम विषयों की है, या जी तमाम जो फील्ड काम कर रहे हैं जिस तरह से, लगभग उसी तरह से पत्रकारिता भी काम कर रही है। जी एक सवाल जो आपका मीडिया पीठ पत्रकारिता का शिकार है, ये जो आपने सवाल खड़ा किया है अपने विषय के रूप में, जी ये जो है ये केवल आज ही पर लागू नहीं होता है। मतलब ये है, यानी जब जब सत्ताएं बदलती हैं तब तब ये सवाल पैदा होता है। सन 2012 से पहले नरेंद्र मोदी जो है वो दिल्ली की जो राष्ट्रीय पत्रकारिता है उसमें बैंड थे, उसमें प्रतिबंधित थे। अच्छा वहां अखबार, आप किसी भी अखबार में, नेशनल अखबार में मोदी के बारे में एक आर्टिकल नहीं छाप सकते थे। मैं तो अखबार में संपादक था, और एडिटोरियल पेज जो है, जो वैचारिक पेज होता है, उसका प्रभारी था। जी तो आप छाप नहीं सकते थे, इतना बैन था। और एक विशेष वर्ग के हाथ में जो है वो पत्रकारिता की सत्ता थी। अच्छा और आप इमरजेंसी में देख लीजिए, इमरजेंसी में कितना जबरदस्त जो है वो सेंसरशिप लगा, जब अखबारों को अपने पहले पेज खाली छोड़ देने पड़े, एडिटोरियल पेज खाली छोड़ देने पड़े। और पंजाब केसरी ने, आपको हैरानी होगी कि इमरजेंसी में ही पहले पेज का कलेवर बदल करके गॉसिप और हल्की फुल्की कहानियां किया, ओके क्योंकि उनको खबरें छापने ही नहीं दी जा रही थी। जी जी तो ये हर युग में ऐसा होता है। बल्कि नेहरू के जमाने में भी 1954-55 में नेहरू जी ने कहा था कि ये जो बिग हाउसेज हैं ये जूट प्रेस है। जूट प्रेस इसलिए कहा गया कि जूट के जो मिल मालिक जो थे उन्होंने ज्यादातर बड़े अखबार खरीद लिए थे। ओके और जूट प्रेस उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि ये जूट के व्यापारी ये अखबार चलाते हैं, बल्कि उन्होंने इसलिए कहा था कि उन्हें लगता था कि ये अखबार जो है झूठ फैला रहे हैं। ओके तो डॉक्टर साहब झूठ और झूठ का जो उच्चारण का जो साम्य है, इसकी वजह से उन्होंने इस पत्रकारिता का, जो बड़े हाउसेस की जो पत्रकारिता थी उस समय, जो जो उनके साथ एक तरह से सहयोग नहीं कर रहे थे, उनको झूठ प्रेस की तरह से उन्होंने कहा। और 1955 में हमारे देश में मीडिया पॉलिसी बनी इसी वजह से कि मीडिया को किस तरह से रेगुलेट किया जाए, किस तरह से कंट्रोल किया जाए, क्या इसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए। फिर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है की स्थापना 1968 में हुई। 1954 में जो है प्रेस कमीशन ऑफ इंडिया, पहला प्रेस कमीशन बैठा, इसीलिए कि देश में प्रेस को कैसे जो है रेगुलेट किया जाए। ओके ओके तो इसलिए पीठ पत्रकारिता हर युग में एक तरह से होती है। 1977 में मैं देखता था कि किस तरह से करंजिया जी एकदम जनता पार्टी के खिलाफ जो है बहुत ही अनाप शनाप जो है वो खबरें छापते थे, और बहुत ही पीठ पत्रकारिता आजकल संस्थानों में पीठ पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है क्या? नहीं, पीठ पत्रकारिता तो नहीं पढ़ाई जा रही है, और ना ही पीठ पत्रकारिता हो रही है। मैं ये मानता भी नहीं हूँ कि पीठ पत्रकारिता हो रही देश में। लेकिन विवाद इसमें यह है कि दो खेमों में जैसी बंटी भी जैसी दिखाई देती है। एक पक्ष जो है वो सरकार के पक्ष में है, या बल्कि नरेंद्र मोदी के पक्ष में है, और दूसरा पक्ष जो है वो वामपंथी या कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस का अपना कोई एक तरह से बहुत विचार क्लियर नहीं है, लेकिन वाम पंथ जो है वो चूंकि उसके पास अपना आधार अब लगभग खत्म हो रहा है, इसलिए वो जो है प्रो कांग्रेस जैसे दिखाई देते हैं। तो एक तो पक्ष और एक विपक्ष, दो पत्रकारिता हो गई है।
इसको पीत पत्रकारिता नहीं कह सकते, वैचारिक जो है द्वंद्व एक तरह से सामने दिखाई पड़ता है। जी डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा दर्शकों के या पाठक वर्ग की दृष्टि से थोड़ा सा देखें, यहाँ आपने कहा वही दशा है पत्रकारिता शिक्षा की जो बाकी सब्जेक्ट्स की, बाकी विषयों की है। फिर ऐसा क्या कारण है कि पत्रकार बनते ही आज ऐसा लगता है देश में कि हर पत्रकार बिका हुआ है? मतलब हर से मेरा मतलब है मेजॉरिटी। इधर या तो आप आइडियोलॉजी के नाम पे पत्रकारिता कर रहे हैं या आप पैसे के लेन देन पे पत्रकारिता कर रहे हैं। बड़े पत्रकार, बड़े बड़े नाम हैं जिनके, उनको मैंने न्यूयॉर्क की सड़कों पे आइडियोलॉजिकल मतलब वो बांटते देखा है कि मैं किसी तरह वो जो राजनीति दृष्टि से वो लोगों को छोटा ऊंचा बड़ा कर सकें। भारतीय पत्रकारिता का क्या वो पूरी तरह से बिकाऊ हो चुकी है अब, या आप मानते हैं एक अध्यापक के तौर पे कि वो इतना तेजी से पतन की ओर जा रही है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से आपका कहना जो है, जो आपने स्पष्ट किया है, ये बहुत मौजूद एक तरह से विषय है, क्योंकि 1991 के बाद जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी ढर्रे की तरफ ले गए, तो उसके बाद से जो समूची पत्रकारिता है, चाहे वो प्रिंट हो चाहे टेलीविजन हो, जो भी पत्रकारिता है हमारे देश में, वो एक तरह से पेशेवर ज्यादा हो गई। पेशेवर भी नहीं बल्कि व्यावसायिक ज्यादा हो गई, व्यापार ज्यादा हो गया, कमर्शियलाइजेशन उसमें ज्यादा हो गया। उससे पहले क्या था, मतलब 1947 से पहले तो सीधे सीधे हमारी पत्रकारिता मिशनरी पत्रकारिता थी। उसमें भी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता मिशनरी पत्रकारिता थी, जिसका मिशन जो है देश के लिए आजादी पाना था। आजादी के बाद जो है इन जनरल जो है वो देश के नवनिर्माण के साथ साथ पत्रकारिता काम कर रही थी जी, यानी उसका देश और राष्ट्र के प्रति भी कोई जिम्मेदारी का भाव था। ये एक तरह से जनरल एक टेंडेंसी हुआ करती थी पत्रकारिता की, उसी के तहत, इसी एक बड़े लक्ष्य के तहत बाकी सारे काम होते थे। लेकिन 91 के बाद क्या है कि पूंजीवाद की तरफ कदम रखा, तो प्रॉफिट मेकिंग जो है, नागरिक का निर्माण करना 1991 से पहले लक्ष्य था पत्रकारिता का। 1991 के बाद जो है वो एक तरह से प्रॉफिट मेकिंग धंधा हो गया। आपको लगता है डॉक्टर साहब कि इसको अब जर्नलिज्म की पढ़ाई को बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर पढ़ाया जाना चाहिए? निश्चित रूप से नहीं, जरूरत तो नहीं है, लेकिन मतलब यह है कि ज्यादातर जो संस्थानों में जो पढ़ाई हो रही है वो इसी अंदाज से हो रही है जी। या तो विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक पढ़ाई हो रही है, कुछ कुछ जगहों पर जैसे जेएनयू था या टाटा इंस्टीट्यूट है, वहां तो यह है कि पत्रकारिता की नैतिकता और पत्रकारिता का अध्ययन जो है, मीडिया स्टडीज यानी क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मीडिया जो है, उसकी पढ़ाई हो रही है। लेकिन ज्यादातर जगहों पर, बाकी जगहों पर जो है वो बहुत ही एक तरह से मोटे तौर पर जो है बहुत सतही ढर्रे पर पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। बच्चे वो लोग सोचते हैं कि हमारे बच्चे किसी तरह से अखबारों में नौकरी पा जाएं। जो सिद्धांत क्लासरूम में पढ़ाए जाते हैं उन सिद्धांतों का वहां कोई मतलब नहीं है, वहां जाकर के वो सारे के सारे सिद्धांत बदल जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप इसका दोषी किसको समझते हैं? कौन है समाज में जो इसका दोषी है? देखिए, वो दोषी जो है केवल एक पत्रकारिता या किसी एक आदमी को नहीं कहा जा सकता, वो सारी हमारी जो समूची व्यवस्था है इसको दोषी मानना चाहिए। क्योंकि अब हमने खुद चुना है कि हम पूंजीवाद की तरफ जा रहे हैं और प्रॉफिट मेकिंग हमारे हर एक आदमी के जिम्मे है। हमको सभी को एसी में रहना है, सभी को कार में चलना है। 1980-82 में जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था तो उसके बाहर सिर्फ 2 कारें हुआ करती थी, एक मालिक की और एक जनरल मैनेजर की। टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स के प्रधान संपादकों के पास भी डायरेक्टली मतलब कार नहीं थी, मालिक मतलब जो ऑफिस की कार थी उनको लाने ले जाने के लिए काम करती थी। आज जो है पूरा का पूरा इलाका भरा हुआ है, तो हर आदमी को वेल्थ चाहिए, जी तो धन चाहिए। उस धन के लालच में जो है अब मालिक को भी धन चाहिए, उसमें जो है पत्रकार को भी धन चाहिए। तो एक तरह से हमारा समूचा समाज जिस तरफ जा रहा है उसी तरफ जो है पत्रकारिता भी जा रही है। पत्रकारिता को मैं जो है एक तरह से समाज का, व्यवस्था का प्रतिबिंब ही कहूंगा।
ओके डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने बिल्कुल आसान शब्दों में कहा कि प्रतिबिंब है, लेकिन हमारा सवाल जो शुरुआत हुई है कि पीठ पत्रकारिता से, उसके ऊपर आप ये बताइए कि मैंने थोड़ा सा, जैसे अभी कुछ समय से मैं यूएस में हूँ, तो यहाँ पर भी मैं टीवी चैनल्स को देखता हूँ, दूसरे देशों के भी देखता हूँ, वहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा भारत और या कह लो पाकिस्तान, इन दो देशों के पत्रकारों टीवी चैनल्स पर या अखबारों में जो दिखता है। ठीक है, इसको सिर्फ आप ये बताइए बिल्कुल ईमानदारी से कि क्या ये पैसे की भूख है या ये वेस्टेड इंटरेस्ट की भूख है, या इसके पीछे क्या वजह क्या है जो भारत में इतना चीखने चिल्लाने वाली पत्रकारिता हो रही है एक दूसरे को पीछे छोड़ने की साजिश चल रही है, या लड़ाई चल रही है, या दौड़ चल रही है, मतलब ये टीआरपी का खेल है या क्या है? थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिए। देखिए, टीआरपी का खेल तो सबसे पहले है जी, और टीआरपी मतलब टेलीविजन जो है वो हमारे देश में एक तरह से इंटरटेनमेंट के माध्यम के तौर पर आया था। शुरू में तो शैक्षिक माध्यम के तौर पर आया, बाद में इंटरटेनमेंट का माध्यम हो गया था दूरदर्शन। और उसमें हम ये मतलब लोग ये मानते थे कि इसमें न्यूज जो है, न्यूज या न्यूज का कारोबार हो भी सकता है कि नहीं, क्योंकि इसको बहुत ही सतही और मंचीय माध्यम के तौर पर माना जाता है, परफॉर्मिंग आर्ट की तरह से। जैसे फिल्म में एक उत्सुकता बनी रहनी चाहिए, उसी तरह से जो टेलीविजन पर कार्यक्रम दिखाया जाता है उसमें भी एक उत्सुकता और एक जो है जो नाटकीय तत्व जो है ना, उतार चढ़ाव वाला जो मामला है वो होना चाहिए माना जाता था। तो न्यूज का को भी उसी तरह से लोगों ने एक तरह से डेवलप किया, उसका जो खाका खींचा उसमें वही है कि किस तरह से दर्शक अधिक से अधिक इसकी तरफ आकृष्ट हों। तो मतलब सिद्धांत भी आ जाए तो सिद्धांत को कंप्रोमाइज कर दिया, सिद्धांतों को कंप्रोमाइज कर लिया। हाँ, अब मतलब जनता भी उसी तरह की चीज चाहती है। हम बोलते हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे बहुत गंभीर पत्रकार टेलीविजन में हैं जो प्रिंट से गए हैं, जो प्रिंट में रहते हुए बहुत गंभीर पत्रकारिता लेखन किया करते थे, लेकिन वहां जाकर के उन्होंने भी उसी तरह से काम करना शुरू कर दिया जो दूसरे लोग कर रहे थे। तो हम पूछते भाई ऐसा क्यों करते हैं आप, आखिर क्या मतलब वजह है कि टीआरपी की होड़ में आप इस तरह से अपने आप को जो है वो एकदम सड़क पर ला दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं कि वास्तव में टीआरपी सबसे बड़ा है, क्योंकि अब तो हर रोज हर हफ्ते जो है एक एक मिनट की टीआरपी रिकॉर्ड हो रही है। उस टीआरपी के हिसाब से देखा जाता है कौन सा प्रोग्राम कितना सफल रहा। अब इसमें समाज का कर्तव्य यह है कि समाज या तो चाहता है कि बहुत सीधे साधे और सपाट तरीके से, जैसे दूरदर्शन की खबरें होती थी उस तरह की खबरें आपको चाहिए, तो ऐसी खबरों को जो मार धाड़ वाली चीख चिल्लाने वाली खबरें उसको मत देखो, लेकिन वो उसी को ज्यादा देखते हैं। जी, आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो टीवी है वो अभी भी हमारे देश में एक तरह से टेलीविजन न्यूज जो है वो संक्रमण के दौर से गुजर रहा है। वो डिफाइन नहीं कर पा रहा है कि उसका पाथ जो है, उसका मार्ग जो है वो क्या होना चाहिए। तो यही वजह है कि इस बीमारी की वजह से ये आज मीडिया दो खेमों में बट गया, गोदी मीडिया और एंटी मोदी मीडिया। नहीं, इस वजह से नहीं बटा। डॉक्टर साहब इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि आपको लगता है कि 14 के बाद भारतीय पत्रकारिता में या टेलीविजन में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थितियां बदतर हुई हैं, या वो सदा से ऐसी ही थी, सिर्फ कुछ एक लॉबी है जो उसको हाईलाइट करती है इस तरह से? नहीं, मुझे लगता नहीं कि बदतर तो नहीं हुई है। ये कहा जा सकता है कि ऐसा दिख रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि जहां तक सच बोलने का सवाल है, सच बोलने के बहुत सारे रास्ते हैं। यदि आप ये मान भी लें कि कुछ अखबार या कुछ टेलीविजन चैनल बिक चुके हैं, तो इतने सारे रास्ते हैं सच को निकालने के। जी, सोशल मीडिया भी है, आज की तारीख में छिपाया नहीं जा सकता है। और जो वैकल्पिक मीडिया है, जो यानी पैरेलल मीडिया है, जो सरकार की या मोदी का विरोध कर रही है, उसके पास भी अनेक साधन, अनेक रास्ते हैं, वो कर ही रहे हैं। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं कर रहे हो। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वैचारिक द्वंद्व इतना ज्यादा हो गया 2014 के बाद कि ये लग रहा है कि मतलब जैसे एक पक्ष है जो पूरी तरह से बिक गया है और दूसरा पक्ष जो है जो खड़ा है लड़ाई में। तो वो भी बिका हुआ है सर, उसको वो दूसरे लोग पैसा दे रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों पक्षों का रोल लगभग एक जैसा है। जी, अच्छा, ये बात
पास बहुत गंभीरता से देख रहा था। 1990 के आसपास जब मंडल और अयोध्या के दो मुद्दों को लेकर के देश में उबाल आया हुआ था, आंदोलन चल रहे थे, तब भी दो हिस्सों में बटा हुआ था। मैं जिस अखबार में काम करता था उसका एक अखबार जो है पूरी तरह से प्रो मंडल था और दूसरा अखबार प्रो अयोध्या मूवमेंट था। तो एक ही ग्रुप के दो अखबार जो है अलग अलग भाषाएं बोल रहे थे और मालिक चाहता था कि ये और लड़ते हुए दिखें ताकि कल को कोई भी सरकार आ जाती है तो वो जो है उनका काम ठीक ठाक चलता रहे। जी 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 जी। तो यही आज भी एक तरह से स्थिति है। 2014 के बाद में मैंने जैसे आप बैंड थे तो तब किसी ने नहीं कहा कि भाई ये गोदी मीडिया है या किस तरह का मीडिया है। तो ये जनहित, अब जनहित का मीडिया तो रानी, ये तो स्वहित का मीडिया हो गया अब इसको एक तरीके निश्चित रूप से कह सकते हैं आप, बिल्कुल। जी जी जी। लेकिन बड़ी बात समस्या ये है कि टेलीविजन या जो भी मीडिया है, मीडिया के पास पावर तो बहुत है जी, पावर बहुत है, चाहे वो किसी के पक्ष में हो या विरोध में हो, पावर उसके पास बहुत है। उस पावर को आप नहीं नकार सकते, इसलिए महत्व उसका बना हुआ है। डॉक्टर साहब, गोदी मीडिया तो नेशनल हेराल्ड किसकी गोदी में बैठा था या पायनियर किसकी गोदी में बैठा था वो हम सबको पता है। अब वो तो एक टर्म है जो एक विशेष वर्ग मोदी जी के लिए यूज कर रहा है, जिससे मेरे को तो पर्सनली बहुत एक ऑब्जेक्शनेबल सा टर्म है। गोदी मीडिया तो मतलब सभी समय में सभी काल में रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं। जी जी, ये तो गोदी मीडिया असल में एम्बेडेड जर्नलिज्म को कहते हैं। एम्बेडेड जर्नलिज्म जो है वो सन 2001-2 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, इराक का युद्ध हुआ था अमेरिका का, तब ये आया था जी। और तब जो है ये कहा गया कि जो अमेरिका की गोद में बैठ करके खाड़ी युद्ध के अमेरिका के प्रो अमेरिका रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो गोदी मीडिया या एम्बेडेड जर्नलिज्म कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, भारत में ये सब लोग यूज करते हैं गोदी मीडिया, उनको पता है गोदी मीडिया था क्या? वो लोग जो है बेसिकली वो उनको, चूंकि मोदी का जो उच्चारण है वो गोदी से मिलता है, इसलिए उन्होंने उसको गोदी मीडिया कह दिया। लेकिन वो ऐसा सच है नहीं, ऐसा कुछ विशेष मुझे लगता नहीं। तो सोचिए कि मोदी जी ने 2012 के बाद जब वो नेशनल मेनस्ट्रीम में आना शुरू हुए, 2014 में बन गए प्रधानमंत्री, तो उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दिया। केवल एक वर्ग के लिए नहीं, मतलब उन्होंने प्रेस इंटरव्यू भी दिया तो किसको, प्रसून जोशी को इंटरव्यू दिया या अक्षय कुमार को इंटरव्यू दिया, किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया। तो इसलिए हर मतलब टोटल उनको लगता था कि दिल्ली की जो पत्रकारिता है वो इनका विरोध करती थी और उसने अपनी तरह से पूरी कोशिश की कि ये आदमी राष्ट्रीय मुख्य धारा में ना आ पाए। तो लेकिन फिर भी वो आए, तो उन्होंने रेडियो को इस्टेब्लिश कर दिया। बताइए, आज मन की बात को 100 एपिसोड हो चुके हैं और मतलब एक तरह से रेडियो को नवजीवन उन्होंने दे दिया। जी। नहीं, आपको लगता है कि सिर्फ मीडिया मोदी में हुआ है या पूरा भारत मोदी में हो गया? भारत भले ही हो गया हो, लेकिन मीडिया का ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मीडिया ऐसा हो गया है। कुछ अब मालिकान लोग प्रेशर डालते होंगे कि भाई आप प्रो गवर्नमेंट खबरें दीजिए। भाई अब आप देखो ना गोविंद जी, आप देखो ज्यादातर बड़े प्रतिष्ठान जितने भी हैं वो सब तो अडानी अंबानी वगैरह ने खरीद लिया, बचा क्या है? ये भी कहा जा सकता है। तो अब कौन किसको छोड़ा है? मोदी जी ने छोड़ा है किसी को? जो बोलता है उसकी बोलती बंद कर देते हैं, या जो संस्थान कुछ बोलता है उसको बंद कर देते हैं। तो इसका मतलब इसको क्या डिक्टेटरशिप कहोगे या क्या? ऐसा नहीं कह सकते। आज भी जो है बहुत सारे संस्थान है वो एंटी मोदी खबरें लिखते हैं। आप टेलीग्राफ, वो भी बंद हो जाएंगे सर, वो भी बंद हो जाएंगे। एनडीटीवी का हाल आपके सामने है, वो भी खत्म कर दिया। एनडीटीवी को मोदी ने बंद नहीं किया। एनडीटीवी ने 400 करोड़ रुपए आज से जो है 12-13 साल पहले रिलायंस से उधार लिए थे और उसका एक पैसा नहीं चुकाया, एक ब्याज एक पैसा नहीं चुकाया। मतलब वो घपला कर रहे हैं और आप लोग ये कैसे मान सकते हैं कि भाई मोदी ने बंद कर दिया? वो घपला है, वो तो करप्शन है। सर ये तो अडानी ने खरीदा है ना, एनडीटीवी को मोदी ने बंद नहीं किया। वो जो है वो रिलायंस ने खरीदा था और रिलायंस ने उसको अडानी को दे दिया। तो सर वही वाली बात है ना कि जितने भी ये पूंजीवादी हैं
ये जिसकी भी आवाज कुछ बोलते हैं उसको दबा देते हैं सर, बिल्कुल पूरे तरीके से। ये तो पूंजीवाद का नियम है, ये तो पूंजीवाद का नियम है, इसमें तो कोई सर फिर आप भारत को बुराई गणतंत्र क्या क्यों बोल रहे हो? फिर आप इसमें बुराई क्या है ये बताइए। भारत को आप गणतंत्र लोकतांत्रिक देश क्यों बोल रहे हो? फिर डिक्टेटर देश बोलो ना, जर्मनी बना दो इसको सर, फिर हिटलर की तरह पेश आओ। आपको क्या लगता है अमेरिका में स्वतंत्र है क्या प्रेस? हाँ सर इतनी प्यारी न्यूयॉर्क टाइम्स स्वतंत्र प्रेस दिखाता है क्या? आपको हैरानी होगी कि रॉयटर्स ने भारत का पिछले साल सर्वेक्षण किया और उसमें उसने बताया कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय, सबसे ज्यादा न्यूट्रल जो पब्लिक वो है टेलीविजन, वो दूरदर्शन है। बिल्कुल दूरदर्शन न्यूज, जो कि सरकारी चैनल है। अब दूरदर्शन देख कौन रहा है डॉक्टर साहब? दूरदर्शन कौन देख रहा है? आप देखते हो क्या? आप देखो, एक शिक्षक की भाषा मत बोलिए, सरकारी संस्थान की भाषा मत बोलिए, आप सिर्फ सच बोलिए। ये बताइए कि क्या आप सच में खुश हैं जो आज भारत में पत्रकारिता हो रही है या जिस ढंग से पेश की मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात पर है कि जो 1991 के बाद जो पूंजीवादी ढर्रा हो गया पत्रकारिता का, वो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उसमें जो है केवल प्रॉफिट मेकिंग हो गया। जो असली मुद्दे हैं समाज के, देश के, वो जो है अखबारों से गायब हो रहे हैं। तो आपको लगता है कि अब सोशल मीडिया इसको पी जाने की कोशिश करेगा और पी जाना चाहिए? सोशल मीडिया तो बुरी तरह से हड़प ही रहा है, लेकिन सोशल मीडिया की भी अपनी कोई दिशा है नहीं। अराजकता की स्थिति है सोशल मीडिया में। आपने देखा होगा यूट्यूब किस तरह से जो है वो झूठी मूठी खबरें फैलाता है, किस तरह से जो है पूरी तरह से जो है वो बरगलाने की कोशिश करता है। वो तो पूरी तरह से गड़बड़ है, लेकिन अब फिर भी जो है जो लोग देना चाहते हैं मैसेज, वो दे रहे हैं उसके जरिए। जी जी जी, पावरफुल, जबरदस्त तरीके से जो है सोशल मीडिया पावरफुल बना है। और वास्तव में जो अखबार हैं, टेलीविजन चैनल हैं, वो आज की तारीख में डिजिटल मीडिया से बुरी तरह से घबराए हुए हैं। लेकिन सर अखबार वालों ने, जो बड़े हाउसेज हैं, उन्होंने अपने प्रिंट या टेलीविजन पर इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया है जी। वो अपना सिर्फ डिजिटल पर इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। और हमने सुना है डॉक्टर साहब के बीजेपी ने भी लाखों लोगों को आईटी एक डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसमें उन्होंने उनको एंगेज कर रखा है और पूरी तरीके से वही चीजें फैलाई जा रही हैं जो वो चाहते हैं। वो तो कांग्रेस का भी है। कांग्रेस के पास तो सर दम ही नहीं है ना। कांग्रेस तो खत्म कर दी मोदी ने, उसके बाद खत्म कर दी तो खत्म मोदी ने नहीं की, वो अपनी वजह से खत्म हुई है। आप ये नहीं कह सकते कोई भी पार्टी जो है वो दूसरे की वजह से खत्म हो। ये तो आपका मोदी प्रेम बोल रहा है सर। नहीं, मोदी प्रेम मुझे डॉक्टर साहब, आपको 1984 में भाजपा को 2 सीटें मिली थी, तो वो किसकी वजह से हुई? कांग्रेस की वजह से थोड़ी हुई थी, डॉक्टर साहब आपको ये नहीं लगता कि जब इनके ही खेल में इनको हरा दिया गया है, तो अब ये चिल्लाने लगे हैं कि अब ये हो गया, अब ये एनडीटीवी बंद करा दिया? नहीं सर, इतने घिनौने ढंग से कांग्रेस ने किसी को खत्म नहीं किया। ही तो खेल था ये, इनका ही तो घिनौने ढंग से कांग्रेस ने किसी को खत्म नहीं किया जैसे ये कर रहे हैं। आप बताइए, किसको छोड़ा है? अखिलेश, मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो भी बोला। आपके सामने आपका हाल है, आप देख लो सर, खत्म कर दिया। हार गए ना, लोगों ने हरा दिया, वोट नहीं मिला। चलिए खैर, ये खत्म, वो कोई पार्टी खत्म नहीं करती एक दूसरे को। अब जो खत्म होता है वो अपनी ही वजह से होता है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ये है। चलो आखिरी सवाल गोविंद जी, आपको क्या लगता है कि अब कांग्रेस कभी दोबारा आएगी या बस मोदी में हो गया देश? नहीं, आ सकती, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। आ सकती है यदि कांग्रेस जो है वो अपने पुराने जार्गन से बाहर निकले, और कांग्रेस जो है एक निश्चित रूप से एक मध्यमार्गी पार्टी रही देश की। नहीं, लेकिन वो तो तब तक रही जब तक गांधी परिवार, तब तो गांधी परिवार को मोदी ने नेस्तनाबूद कर दिया है। अब कौन चलाएगा इसको? अब फिर आप वही बात बोल रहे हैं, मोदी का उसमें क्या योगदान है? कांग्रेस जो है परिवार से बाहर आए तो अपने आप ही सुधर जाएगी। लेकिन वो जो बाहर के लोग हैं, कांग्रेस में जो बाहर के लोग हैं, वो जितने मर्जी समझदार हो, कोई भी राजवंश करते हैं गांधी कोई भी राजवंश जो है 3 पीढ़ी से ज्यादा काम नहीं, उसका चलता नहीं है, मतलब सिक्का 3 पीढ़ी से ज्यादा नहीं चलता है। तो अभी तो आप ये मान लेंगे कि हर आदमी जो है वो योगी होगा, हर आदमी सत्ता ही के लिए होगा, और आप लोकतंत्र का ढकोसला भी पाले रखें, तो ये कैसे होगा? ये नहीं होगा। आजकल मतलब मोदी ने तो इतनी लंबी रेखा खींच दी है कि उसमें मतलब टिक पाना बहुत मुश्किल होगा। इतनी मेहनत करते हैं, इतना जो है सब कुछ अपना त्याग करके देश के लिए समर्पित कर दिया है,
तो ऐसे में जो है, जो भी चाहे बीजेपी के अंदर ही हो, कंपटीशन इतना जबरदस्त हो गया है कि अब नए आदमी को बहुत ही ज्यादा जो है मोदी से कहीं ज्यादा मेहनती और कहीं ज्यादा विजनरी होना पड़ेगा, तब जाकर के वो आगे संभाल सकता है। जी बिल्कुल सही बात है। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, आपने तो आज बहुत अच्छा प्रकाश डाला है, और मुझे लगता है कि ये तो विषय ऐसा नहीं है कि 20-25 मिनटों में समेट दिया जाए इसको, लेकिन हम चर्चाएं ये जारी रखेंगे। मीडिया के ऊपर बहस अब रुकेगी नहीं। मुझे लगता है कि हम इसको चालू रखेंगे और समय समय पर इसके ऊपर और भी जाने माने पत्रकारों को लाते रहेंगे इस प्रोग्राम में। और आपका बहुत 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 धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में आए और काफी अच्छी जानकारी दी। मैं अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि वो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और डॉक्टर साहब आप तो मीडिया संस्थान के काफी बड़े पद पर हैं, इसको आप अपने स्टूडेंट्स को भी बोलिएगा कि वो इसको आगे बढ़ाएं। और आपका इसी के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, और फिर मिलते हैं हम लोग।